वेलकम बैक फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 194 डी, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन। अब इंश्योरेंस कमीशन देगा कौन? इंश्योरेंस कमीशन पे कौन करेगा? 194 डी, टीडीएस किसके ऊपर? इंश्योरेंस कमीशन। तो बेटा इंश्योरेंस कमीशन पे करने वाला कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है जी। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर पे करेगी तो हु विल डिडक्ट टीडीएस? इंश्योरेंस कंपनी पे। यहां पर पे करने वाला इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहां पर ऑडिट वाला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हु इज पे? रेजिडेंट इन इंडिया। टाइम टू डिडक्ट विच एवर इज अर्लियर। तो इस सेक्शन में जो याद करने वाली चीजें हैं वो सिर्फ दो चीजें हैं सेक्शन 194D में। 194D बट ऑब्वियस है, हेडिंग तो याद करेंगे ना। सेक्शन 194D किस पर होता है? इंश्योरेंस कमीशन का टीडीएस। तो यहां याद करने वाली बेटा दो चीजें हैं। जो टीडीएस का रेट है वो है 5%। ठीक है, ये चेंज हो गया था लास्ट ईयर। ठीक है, ये है 5%, नई नहीं है, पुरानी अमेंडमेंट है। और ये जो लिमिट है, नो टीडीएस लिमिट, वो है बेटा 15,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 15,000 रुपए तक की इंश्योरेंस कमीशन मिल रही है तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे दे देगी। अगर 15,000 से ज्यादा मिल रही है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स करता है। तो होता क्या है, मान लीजिए 15,000 पे कर दिया, जैसे मैं कहता हूं जो पहली कमीशन बनी वो बनी 5,000, दूसरी कमीशन बनी ये बनी 6,000, सर तीसरी कमीशन बनी कितनी? तीसरी कमीशन जो बनी, अच्छा इस पर टीडीएस नहीं रहा, इस पर टीडीएस नहीं था क्योंकि टोटल 5,000 को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, यहां पर मान लो पे हो रही है 8,000। अब जरा ध्यान से देखना, टोटल की अगर हम बात करें तो 5,000 और 6,000, 11 और 8, 19, 19,000 हो गया भाई। इसका मतलब जब आपने थर्ड कमीशन पे कर रहे हैं तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई। तो भाई अब क्या होगा? 19,000 का 5%, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी पे नहीं किया है टीडीएस के नाम पर। 19,000 का 5% कितना होगा? ये 950। ठीक है, 950। तो बेटा 8,000 में से 950 माइनस कर देंगे टीडीएस का। इसका मतलब टोटल पेमेंट पर अब टीडीएस कवर हो गया और चेक इशू कर दिया जाएगा या बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 7,050 रुपए। अब मान लीजिए इसके बाद पेमेंट हो रही है 10,000, तो भाई अभी तक तो जो टीडीएस बनता था कट गया, तो अब इसके ऊपर केवल 5% लगेगा। ठीक है, अब टोटल के ऊपर नहीं, बैलेंस अमाउंट के ऊपर 5,500 रुपए। ठीक है, तो 15,000 रुपए तक क्रॉस नहीं करता तो नो टीडीएस, बट अगर 15,000 को क्रॉस कर दिया तो पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, तो सेक्शन 194D क्या था? इंश्योरेंस कमीशन का टीडीएस। दो चीजें याद करने लायक है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, क्या? रेट 5% और नो टीडीएस लिमिट 15,000। नेक्स्ट, टीडीएस ऑन एलआईसी पेमेंट, सेक्शन 194DA। 194DA टीडीएस किस पर? इंश्योरेंस पेमेंट। अब पहले तो एक चीज बेटा याद रखिएगा, जो पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है, ये टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। ठीक है, सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जनरली जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है, वो होती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी होती है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और अभी तक आपने देखा होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, वो पीजीपी में भी टैक्सेबल हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल हो सकती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस से जितना भी पैसा मिलता है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, जब पॉलिसी मैच्योर होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, तो जो भी पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, मगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिससे मिलने वाला पैसा टैक्सेबल होता है, वो होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़कर बाकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है, बिकॉज उसको सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D में कवर किया गया है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है यहां पर हम किस इंश्योरेंस पेमेंट की बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस पेमेंट अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 10D, क्योंकि अगर 10D में कवर है तो एग्जाम। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब बट ऑब्वियसली यहां पर देने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहां पर भी हमें ये याद नहीं रखना है। लेने वाला कौन होगा? रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर वहीं पर दो चीज आई कि बेटा रेट कितना है? 1%।
एट द टाइम ऑफ पेमेंट यहाँ पर रेट कितना है 1% और नो टीडीएस लिमिट कितनी है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेडिंग तो बटॉबे से याद रखेंगे आप तभी बेटर रहेगा। ठीक है, सेक्शन 19, अरे यार ये डीए है, मैंने गलत लिख दिया डीटी, ये डीए है, डीटी नहीं है सॉरी। ठीक है, डीए। तो यहां पर जो टीडीएस का रेट रहा वो कितना है 1% और नो टीडीएस लिमिट 1 लाख। डन। चलो नेक्स्ट सेक्शन 194E। अभी तक जो सेक्शन पढ़ रहे थे वो रेजिडेंट्स पर एप्लीकेबल थे। अब ये जो सेक्शन आया 194E बेटा ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट पर एप्लीकेबल है और सिमिलर सेक्शन आपको नजर आएगा जब मैं आपके साथ नॉन रेजिडेंट का कर रहा हूँ, वहां पर मैं इसको लिंक करूंगा। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के चैप्टर में भी आता है। तो नॉन रेजिडेंट को जो पैसा मिला वो सेक्शन 115B में 115 में पढ़ेंगे एंड फैमिली में कि कैसे टैक्सेबल होगा। उस पेमेंट का टीडीएस इस सेक्शन में है 194E। हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट, जो भी व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वो टैक्स डिडक्ट करेगा। लेने वाला कौन है पहले इसको समझो। हु इज पेई, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट। फॉर एग्जांपल क्रिस गेल, मैंने नॉन रेजिडेंट में भी शायद सेम लिया तो वही ले रहा है। ठीक है, क्रिस गेल। तो क्रिस गेल नॉन रेजिडेंट है भारत का और नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन है, तो क्रिस गेल को अगर पेमेंट की जा रही है उस पर टैक्स कटेगा 194E में। नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन एंटरटेनर शकीरा, ठीक है, शकीरा अगर इंडिया में परफॉर्म कर रही है उसको जो पेमेंट मिल रही है तो वो पेमेंट टैक्सेबल होगी। सेक्शन 115B में 115 एंड फैमिली में पढ़ेंगे, मगर यहां पर तो उसका टीडीएस है। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जब इंडिया में खेलने आती है, ठीक है, तो जो बीसीसीआई है, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसे कुछ पैसा देना पड़ता है, गारंटी बनी देनी पड़ती है किसको, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा आप हमारे यहाँ खेलने आ रहे हैं तो हम आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो पैसा लेने वाला कौन है, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन, नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन एंटरटेनर एंड नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, क्योंकि ये फिक्टिशियस है तो ये नॉन यहाँ सिटीजन वर्ड नहीं है। टाइम टू डिडक्ट विच इज अर्लियर, इंपॉर्टेंट थिंग, रेट ऑफ टीडीएस कितना है 20% प्लस 2% प्लस 1%, मतलब बेटा यहाँ पर सरचार्ज भी है, ध्यान से देखिए, नोट सरचार्ज इज ऑल्सो डिडक्टेड इफ एप्लीकेबल। क्रिस गेल, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं इकट्ठा इसको डिस्कस करूंगा। पेमेंट कौन कौन सी है, स्पोर्ट्समैन, ये जो लोग हैं इनको इनकम कहां से होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन शुड अर्न इनकम बाय वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम इन इंडिया, एडवर्टीजमेंट, contribution of article relating to any game for Indian newspaper etc. Sports association should earn income by way of guarantee money for participating any game in India. Entertainer earn income from his performance in India. सेक्शन को अच्छी तरह याद रखना क्योंकि यहाँ पर भी आएगा और नॉन रेजिडेंट के चैप्टर में भी बेटा हमें देखने के लिए मिलेगा। क्रिस गेल अगर इंडिया में आता है तो इंडिया में अगर वो क्रिकेट टीम के लिए खेलता है, ठीक है, और इंडिया में आता है और किसी जैसे आईपीएल में प्ले कर रहा है, ठीक है, आईपीएल में पहले प्ले करता था फॉर आरसीबी, ना वो प्ले कर रहा है 2018 में किसके लिए, किंग्स 11 पंजाब। तो क्रिस गेल को इंडिया में आईपीएल में पार्टिसिपेट करने से जो पैसा मिल रहा है वो पैसा पर जो टीडीएस है, ठीक है, वो 194E में है। तो जब किंग्स 11 पंजाब क्रिस गेल को उनका पैसा देगी तो उसके ऊपर 20% प्लस सरचार्ज प्लस ईसीएन एसएचईसी 194E में डिडक्ट होगा। एडवर्टीजमेंट, क्रिस गेल जब आईपीएल में खेल रहा है तो इस पीरियड में वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में भी काम करता है, तो जो एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलेगा उसके ऊपर देने वाला व्यक्ति जो इस कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो कंपनी जब क्रिस गेल को पैसा देगी तो उसके ऊपर 20% का टैक्स, 10% सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, ठीक है, एंड ईसीएन एसएचईसी काट कर ही पे करेगी। अगर क्रिस गेल किसी इंडियन न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है और उसके बदले पैसा मिलता है तो उसके ऊपर भी जो न्यूज़पेपर है वो उसके ऊपर 20% का टैक्स कटेगा, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है वो लगेगा, ईसीएन एसएचईसी काट कर देगा, ठीक है। अगर क्रिस गेल ने मकान को इंडिया में परचेज कर रखा है और उसके ऊपर रेंट मिल रहा है तो उसके ऊपर जो रेंट मिल रहा है उसका टीडीएस बेटा 194E में शामिल नहीं होगा, वो 195 में जाते हैं, नॉन रेजिडेंट का रेजिडरी सेक्शन का है, ठीक है जी। तो स्पोर्ट्समैन को इन 3 सोर्स से अगर इनकम आ रही है तो उसके ऊपर स्पेशल रेट होता है 20% जो हम नॉन रेजिडेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे और उसका टीडीएस यहां पर भी बना। दूसरा, शकीरा, अगर शकीरा इंडिया में परफॉर्म करने आ रही है तो शकीरा को जितना भी पैसा परफॉर्मेंस के लिए दिया जाएगा वो उसके हाथ में 20% पर टैक्सेबल होता है और रेट भी टीडीएस का कितना है 20% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस ईसीएन एसएचईसी,
ठीक है। और ऐसे ही जब बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पेमेंट कर रही है तो उसके ऊपर 20% का टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस बीसीएन एसएचईसी लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देने वाला व्यक्ति कौन होगा? क्या यहाँ देने वाला व्यक्ति इंडिविजुअल हो सकता है? हाँ भाई, अगर कोई अरबपति है, वो अपनी शादी बेटे की या बेटी की शादी में शकीरा को परफॉर्म करने के लिए बुला रहा है तो वो शायद हो सकता है, बट रेयर। ठीक है, तो जनरली यहाँ पैसा देने वाला कौन होगा? शकीरा को मान लीजिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट ने इंडिया में परफॉर्मेंस करने के बुलाया, तो पैसा देने वाला कौन है? रेड चिली एंटरटेनमेंट कंपनी। ठीक है, क्रिस गेल आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है? प्रीति जिंटा नहीं दे रही है, नेस वाडिया नहीं दे रहा है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो कंपनी बनी हुई है, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने खरीदी है, वो दे रही है। तो यहाँ भी जनरली कंपनी होगी। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पैसा कौन दे रहा है बेटा? बीसीसीआई। तो यहाँ पर इंडिविजुअल आया ही नहीं, तो इसलिए टैक्स ऑडिट याद करना ही नहीं है। तो सेक्शन 194 में क्या याद करना है? स्पोर्ट्समैन जो नॉन रेजिडेंट प्लस नॉन सिटीजन हो, ठीक है, और एंटरटेनर जो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन हो, प्लस आपके पास हो गई क्रिकेट, आपके पास हो गई ऑर्गेनाइजेशन, क्या था? स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, जो एग्जांपल थी उसके साथ याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रेट कितना है? 20%। सरचार्ज है तो वो भी लगेगा। ईसीएन एसएचईसी मस्ट है, मतलब यहां पर कंप्लीट टैक्स जितना बनता है वो काटकर नेट पेमेंट दी जाएगी। ठीक है जी, ओके। सेक्शन 194G, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कमीशन ऑन सेल्स ऑफ लॉटरी टिकट। ठीक है, कमीशन, देखो एक कमीशन आई थी हमारे पास। ठीक है, कितनी कमीशन आ चुकी है? ये दूसरी कमीशन। एक आई थी इंश्योरेंस कमीशन, क्या रेट था? 5%, लिमिट 15,000। सेम यहां नजर आएगा क्योंकि कमीशन के सारे पॉइंट एट पार आ गए। लॉटरी टिकट पर कमीशन, अच्छा लॉटरी टिकट पर कमीशन किसको मिलेगी? जो लॉटरी टिकट बेच रहा है। अब लॉटरी टिकट ऑर्गेनाइज करने का अधिकार इंडिया में किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। तो बेटा देने वाला कौन होगी? गवर्नमेंट ही होगी। तो यहाँ पर ऑडिट का कोई कंसेप्ट यहाँ क्रिएट नहीं होगा। सेक्शन 194G देने वाला इंडिविजुअल नहीं है तो अनड्यू हार्डशिप नहीं है यहाँ पर। So who will liable to deduct? Every payer who is paying, any person who is stocking, distributing, purchasing or selling lottery tickets. यहाँ any person है, चाहे वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ पेमेंट बाय इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रेम्युनरेशन और प्राइज पेमेंट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये कौन से प्राइस की बात कर रहे हैं? रेम्युनरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उस कमीशन रेम्युनरेशन की बात है जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जा रहा है। मान लीजिए मैंने लॉटरी परचेज की, मेरी लॉटरी लग गई, तो मेरे लिए कैजुअल इनकम है। पढ़ा था ना सेक्शन 194 भी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, वहां पर 30% कटेगा। बट जो प्राइज मनी गवर्नमेंट दे रही है किसी ऑर्गेनाइजर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सेलर को, उसको जो मिलेगा उसका टैक्स यहाँ पर 5% के हिसाब से है। ठीक है, सो टीडीएस का रेट है 5% और लिमिट कितनी है? 15,000। तो सेम यहाँ पर हमारे पास है जो 194D में बेटा हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, 194G। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज। अब ये आ गई। अब देखो ध्यान से देखो, 3 कमीशन है, इसको मैं इकट्ठा कराता हूं आपको। देखो कमीशन 3 है जिनके ऊपर प्रोविजन बनाए गए हैं अभी। आई थिंक एक और होगा आगे, नहीं 3 ही। ठीक है, कमीशन एक है इंश्योरेंस कमीशन, और दूसरी थी लॉटरी कमीशन। अच्छा, इन दोनों के लिए कंसेप्ट सेम है। यहां पर देने वाला याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन में देने वाला इंश्योरेंस कंपनी, लॉटरी कमीशन में देने वाला ऑर्गेनाइजर जैसे गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि भाई रेट है 5% और जो नो टीडीएस लिमिट है नो टीडीएस लिमिट है बेटा दोनों में, वो है 15,000 बस। मगर एनी अदर कमीशन भी तो हो सकती है। अब यहां तो कमीशन देने वाला कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मकान देखने गए, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू मकान लिया, प्रॉपर्टी डीलर को आप कमीशन दे रहे हैं, तो देने वाले आप, मगर आप तो इंडिविजुअल है, जॉब करते हैं, टीडीएस से लेना देना ही नहीं है, तो आपसे कहा जाए भी है टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा कराओ, तो हो गई ना अनड्यू हार्डशिप। तो बेटा एनी अदर कमीशन में तो सारे देने वाला कोई भी हो सकता है। इंश्योरेंस कमीशन में देने वाली इंश्योरेंस कंपनी, लॉटरी कमीशन में देने वाली गवर्नमेंट, मगर यदि एनी अदर कमीशन देने वाला कोई भी हो सकता है, पेयर तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर अब वही कंसेप्ट आगे जो मैंने आपको समझाया था, कहां? 194A में। क्या समझाया था 194A में भाई? कि अगर देने वाला है
इंडिविजुअल और एचयूएफ वो तभी टैक्स डिडक्ट करेगा अगर वो लास्ट टैक्स ऑडिट में कवर होगा। तो सेम कंसेप्ट यहां पर है, हु विल डिडक्ट टैक्स, हु विल डिडक्ट टैक्स। 194H, every payer other than individual or HUF not liable to tax audit under section 1 under section 44AB during the last previous year। मतलब इंश्योरेंस कमीशन पर टैक्स डिडक्ट कौन करेगा? देने वाला। देने वाला कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी। लॉटरी कमीशन पर कौन टैक्स डिडक्ट करेगा? देने वाला कौन होगा? गवर्नमेंट। एनी अदर कमीशन पर कौन डिडक्ट करेगा? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर ऑडिट में कवर है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। बाकी व्यक्ति अगर देता है तो वो टैक्स डिडक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, सेम एज इन सेक्शन 194A। बाकी तो सेम है भाई, क्या सेम? रेट कितना है? 5%। नो टीडीएस लिमिट कितनी है? 15,000। ये सब एट पार आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो सेम जो लास्ट क्लास में किया था, मैंने कहा था रिपीट नहीं करूंगा, सेम बेटा पॉइंट आपके पास आएगा। ठीक है, तो एनी अदर कमीशन में अगर देने वाला कौन है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो टैक्स तभी डिडक्ट करेंगे अगर वो लास्ट टैक्स ऑडिट में कवर थे। नेक्स्ट सेक्शन 194I। 194I देखो छोटा से है, बस ये छोटे पॉइंट याद रखना, सेक्शन याद जरूर रख के जाना। ठीक है, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर सेक्शन के साथ रिलेट कर देता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। 194I, deduction of tax from rent. Who is liable to deduct tax? Every payer other than individual or HUF not liable to tax audit under section 44AB। सेम कंसेप्ट आ गया जो 14 में था। अगर रेंट देने वाला, रेंट के ऊपर टीडीएस, अगर पेयर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अगर ये टैक्स ऑडिट में कवर है तो टैक्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये टैक्स ऑडिट में कवर नहीं है लास्ट ईयर, तो ये बेटा फिर टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा पेमेंट पर। अदर पर्सन, ये व्यक्ति कोई भी हो, जब पेमेंट करेगा रेंट की तो टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब इसका समझिए, मान लीजिए आपने एक मकान किराए पर लिया हुआ है, समझना आपने एक मकान किराए पर लिया हुआ है, आपने मकान किराए पे लिया हुआ है, मगर आपके जो फादर हैं, जो पापा हैं, वो तो जॉब करते हैं, उनके अकाउंट ऑडिट में कवर नहीं है। तो जब आप लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेंगे तो आप पूरा रेंट पे करेंगे, टैक्स ऑडिट में नहीं है कवर। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं भाई मैं इंडिविजुअल में काम कर रहा हूँ, विजुअल क्लासेस प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल हूं मगर मेरे अकाउंट लास्ट ईयर ऑडिट में कवर थे। अब मैं इस स्टूडियो को अगर रेंट पे करता हूं तो क्योंकि मैं लास्ट ईयर ऑडिट में कवर था, तो जब मैं रेंट की पेमेंट करूंगा मुझे उसके ऊपर टैक्स काटना जरूरी होगा, प्रोवाइडेड जो रेंट है वो लिमिट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, और अच्छा मान लीजिए मैं कहता हूं विवेक गोयल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तो भाई फिर तो मुझे टैक्स डिडक्ट करना जरूरी ही है। ठीक है, प्रोवाइडेड लिमिट को क्रॉस कर जाए। ओके, पे रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स कितना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट, लैंड किराए पर दिया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर किराए पर दिया है तो रेट 10% है। मशीन प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी है तो रेट कितना है? या अदर इक्विपमेंट 2%। ठीक है, नो टीडीएस where payment of rent does not or likely to exceed 1,80,000 during the financial year। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दैट्स इट, इसमें नहीं है। बाकी के जो पॉइंट 6 के नोट्स हैं प्लीज वो एक बार बेटा गो थ्रू कर लीजिएगा। एक बार इसको गो थ्रू कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग बैक। हाँ जी, चलिए। ओके, तो फिर जो नोट्स वाले पॉइंट हैं वो प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 194, आइए आइए
डिडक्शन ऑफ एट सोर्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिडक्शन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा। कंसेप्ट यहां पर क्या है, मेन कंसेप्ट क्या होता है टीडीएस के चैप्टर में कि जब एक व्यक्ति को टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कराना है तो इसके लिए इस व्यक्ति को 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना जरूरी होता है और फिर टाइम से टीडीएस स्टेटमेंट सबमिट करानी होती है, फिर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। ये पूरी प्रोसेस है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए अभी तक आपने देखा कि जहां पर पे करने वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ था जो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में कवर नहीं था, लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में नहीं कवर था, मतलब वो नॉर्मल लेवल या तो सैलरी क्लास है या बिजनेस करता है मगर छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो उसको दूर रखा है। जो व्यक्ति ऑडिट में कवर है तो गवर्नमेंट कहती है भैया ऑडिट में कवर हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है ना तुम्हारे पास, खर्चा दे रहे हो ना, तो फिर 10 भी ले लो, ठीक है, टैक्स रिडक्शन अकाउंट नंबर भी अप्लाई कर दो, फिर अपना टीडीएस स्टेटमेंट भी सबमिट कराओ। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा हमें लॉ मेकर ने पूरे कंप्लायंस फॉलो करने के लिए कहा है। मगर ये जो सेक्शन 194 आई है इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, चाहे पैसा देने वाला इंडिविजुअली क्यों ना हो, चाहे वो टैक्स ऑडिट में कवर था या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति जो पेमेंट करेगा इस सेक्शन में उसको टैक्स डिडक्ट करना जरूरी। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि इस व्यक्ति को 10 लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बाकी सेक्शन में टैक्स डिडक्ट करोगे तो 10 लेना जरूरी है, मगर इस सेक्शन में अगर आप टैक्स डिडक्ट करना है और क्योंकि हम कंपल्सरी कर रहे हैं टैक्स डिडक्ट करना, चाहे देने वाला कोई भी हो, तो यहां पर हम आपके ऊपर अनड्यू हार्डशिप नहीं डालेंगे। तो अगर आप सेक्शन 194 ए में पैसा डिडक्ट टैक्स डिडक्ट करते हो, ठीक है, तो इन दैट केस आपको 10 लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो पेन होगा परमानेंट अकाउंट नंबर वही सफिशिएंट है, उसी के बेस पर ये सेक्शन में काम चल जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये सेक्शन है जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो जो बायर होगा जब वो पेमेंट करेगा तो वो उस पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट करेगा। हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स? एवरी ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ट्रांसफरी कौन है? बायर। ट्रांसफर कौन है? ब्रैकेट में लिखिए बायर। और हु इज पेई? पेई का मतलब हुआ ट्रांस, यहां हु इज पेई? रेजिडेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर के साथ ब्रैकेट में लिखिए बेटा सेलर। सेलर टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा। मिस्टर ए सोल्ड हाउस टू मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर बी लास्ट ईयर ऑडिट में कवर था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सोल्ड हाउस होगा फॉर 40 लाख, फॉर 60 लाख। सो यहां पर ये कौन है? ये है ट्रांसफरर, ये है बेटा सेलर और ये है बायर, ठीक है। मगर आप ध्यान से देखें, ये व्यक्ति है पेयर और ये व्यक्ति है पे। टैक्स डिडक्ट कौन करता है? पेयर या पे? बेटा टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी होती है पेयर, मतलब यहां पर मिस्टर बी टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो व्हेन ही इज गिविंग मनी 40 और 60 एज केस में भी पढ़ते हैं। सो हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स? एवरी ट्रांसफरी मतलब बायर, एंड हु इज पे? रेजिडेंट ट्रांसफर मतलब सेलर। व्हेन व्हिचएवर इज अर्लियर, इसे छोड़ दो। रेट 1%। नो टीडीएस पेमेंट मेड फॉर रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अगर बिकने वाला लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो नो टीडीएस, पूरा पेमेंट दे दो। टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख। अगर कंसिडरेशन का अमाउंट 50 लाख को क्रॉस नहीं करता तो फिर नो टीडीएस। तो बेटा यहां पर तो टीडीएस नहीं होगा, मगर इस केस में टीडीएस रहेगा कितना? 1%। 1% मतलब 60,000 रुपया। तो जब भी मिस्टर ए को पेमेंट करेगा तो वो 59,60,000 की पेमेंट, 40,000 की पेमेंट करेगा, 60,000 रुपए जमा कराएगा गवर्नमेंट को। और जो चालान जमा कराएगा उस चालान की एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी किसको दे देगा? मिस्टर ए को। वही टीडीएस सर्टिफिकेट लाएगा जिसके बेस पर टैक्स क्रेडिट मिस्टर ए ले सकता है। यहां पर 10 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर बी को अपना और मिस्टर ए का दोनों का परमानेंट अकाउंट नंबर वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन में कवर है तो बेटा फिर इसका जो टीडीएस है वो 194 एलए में कवर करेंगे, फिर गवर्नमेंट का केस आ गया, ठीक है, डन। 194 आईबी, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम रेंट।
इस पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, इस पॉइंट में बेटा थोड़ा सा भी मुझे ठीक है, अभी इस पॉइंट को छोड़ दीजिए 194 IB। ठीक है, 194 IB पर मैं वापस आऊंगा, इसमें थोड़ा सा मेरे को चेंजेस करने हैं। ठीक है, लिव 194 IB। नेक्स्ट पढ़िएगा 194 IB और IC अभी दोनों छोड़ दीजिए, वापस मैं आऊंगा आपके साथ। इसमें शायद और शायद थोड़ा सा मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, तो मैं वापस आऊंगा 194J। 194J पर आते हैं, 194J ये इंपॉर्टेंट है। 194J, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स? एवरी पेयर किसके ऊपर है ये? डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है 194J। एवरी पेयर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। यहां पर भी सेम एज इन 194 है। अगर फी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस देने वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तभी टैक्स को डिडक्ट करेगा, अगर वो लास्ट टैक्स ऑडिट में कवर था। नेचर ऑफ पेमेंट, ये ध्यान से करना है। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी की ऑडिट करता हूं तो जो मुझे पैसा मिलेगा वो है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कंपनी की मशीन खराब हो जाती है, इंजीनियर को बुलाया जाता है, उसको जो पैसा दिया गया, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी, कंपनी ने किसी का पेटेंट यूज किया और उसके बदले जो पैसा दिया जा रहा है, रॉयल्टी। अमाउंट पेड टू डायरेक्टर अदर देन अमाउंट कवर्ड अंडर सेक्शन 192, कंपनी अपने डायरेक्टर को जो सैलरी पे कर रही है वो तो 192 में कवर होगा, बट अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को मीटिंग में बुला रही है उसके बदले जो सिटिंग फी दी जा रही है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉन कॉम्पिटेंस पेमेंट सेक्शन 28 क्लॉज 5A में कवर है, जो पीजीपी का होता है। ठीक है, कंपनी ने किसी बिजनेसमैन को कहा देखो भाई तुम मेरे साथ कंपीट नहीं करोगे, ठीक है, बट ऑब्वियस है वहां पर मोनोपोली रूल्स, जो जो मोनोपोली है वो क्रिएट नहीं कर रहा है एज पर लॉ। ठीक है, तो कंपनी का एग्रीमेंट हुआ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जो दूसरा व्यक्ति है वो कंपनी के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर रीजन में, उसके लिए कंपनी उस व्यक्ति को पैसा दे रही है। ठीक है, ये पीजीपी के मैं डिस्कस करता हूं जब हमने शायद पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था कि आपकी दुकान के आगे एक पिज्जा ने ठेली लगा लिया पिज्जा वाले ने। ठीक है, तो सेम एग्जांपल हुआ। तो जो नॉन कॉम्पिटेंस फी पे की जा रही है उसके ऊपर टीडीएस, तो 5 पेमेंट का टीडीएस यहाँ कवर होता है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी, डायरेक्टर सिटिंग फी एंड नॉन कॉम्पिटेंस फी। ठीक है, हु इज पेइंग? पैसा लेने वाला रेजिडेंट ऑफ इंडिया, विच एवरेज अर्लियर, ये याद नहीं करना। रेट ऑफ टीडीएस सेम है पांचों केसेस में, कितना है बेटा? 10%। और इंपॉर्टेंट है 2% इफ पे इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। ठीक है, अगर पैसा लेने वाला, पे पैसा लेने वाला, अगर पैसा लेने वाला कौन है? कॉल सेंटर। अगर पैसा लेने वाला कौन है? कॉल सेंटर, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में पैसा आ रहा है वो कौन है? कॉल सेंटर। इन दैट केस जो रेट ऑफ टीडीएस रहेगा वो 2% हो जाएगा। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ध्यान से कीजिएगा। नो टीडीएस वेयर पेमेंट डज नॉट और लाइकली टू एक्सीड 30,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर नो टीडीएस लिमिट है 30,000 और अमाउंट पेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, ये 194C में भी हमने पढ़ा था, सेम है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैं करा रहा हूं, नो टीडीएस। बेटा ये जो 30-30 हजार रुपए की लिमिट है ये अलग 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 लगेगी, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां मैं करा रहा हूं। 194J, टैक्स पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, सीए विवेक गोयल। अब मेरा इस कंपनी के साथ दो तरीके से रिलेशन है। मैंने इस कंपनी को, मैं सर्विस में क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं इस कंपनी को अपनी बुक दे रहा हूं लिखने के लिए, प्रिंट करने के लिए। मैंने टैक्स की बुक लिखी और मैंने टैक्स पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से कहा आप बुक छापिए। इस बुक के लिए मुझे मिल रही है रॉयल्टी। ठीक है, और दूसरा, मैं इस कंपनी की अकाउंट मेंटेन करता हूं, मैं इस कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करता हूं, इंटरनल ऑडिट एक्सेट्रा जो भी है, मैं इस कंपनी का अकाउंटिंग का काम देखता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे मिल रही है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, अब फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज तो भाई हमने कहा देखो हम सर आपसे 1 साल का जो लेंगे कम से कम 1 लाख रुपए लेंगे। नई नई कंपनी थी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं 1 लाख रुपए में काम चला लेंगे।
मगर जो मुझे रॉयल्टी मिल रही है, कहते हैं सर देखो रॉयल्टी तो हम तभी देंगे जब बुक सेल होगी, तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी बुक सेल हुई उस पर मेरी रॉयल्टी बनकर आई 28,000 रुपया। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने कहा सर हम आपका एक ही चेक बना देते हैं 1,28,000 रुपए का, और इसमें से टैक्स डिडक्ट कर देंगे और जो भी टीडीएस होगा वो काटकर हम आपको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। अब कहते हैं सर ये बता दो टीडीएस कितना, हम ही कर रहे हैं भाई उनका अकाउंटिंग का काम, तो हमें बताना पड़ेगा। बेटा ध्यान से देखिए, जो नो टीडीएस लिमिट है वो 30,000 है, और वो जो नो टीडीएस लिमिट 30,000 है, वो जो 5 पॉइंट पड़े हैं ना रॉयल्टी एक्सेट्रा, बेटा वो सब पर इंडिविजुअल है। एक एक्सेप्शन आएगी, मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़िए। नो टीडीएस वेयर टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर टू द पे डज नॉट एक्सीड 30,000 इन केस ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, 30,000 इन केस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, 30,000 इन केस ऑफ रॉयल्टी, 30,000 इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेंस फी। बेटा मुझे टैक्स पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड रॉयल्टी दे रहा है, इस पे मैं 30,000 की अलग लिमिट चेक करूंगा, और जो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज यहां अलग करूंगा। 28,000 पर टीडीएस नहीं रहेगा क्योंकि ये 30,000 को क्रॉस नहीं करता। बेटा अलग अलग कैटेगरी में करना है, पैसा देने वाला भी एक ही व्यक्ति है, लेने वाला भी एक ही व्यक्ति है, मगर जो नेचर ऑफ इनकम है वो अलग अलग है। तो यहां कैटेगराइजेशन आपको करना होगा। तो रॉयल्टी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बना हुआ है। रॉयल्टी 28,000 डज नॉट एक्सीड 30,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो नो टीडीएस। और प्रोफेशनल सर्विसेज की फी 1,00,000, इस पर टीडीएस रहेगा। मैं कॉल सेंटर नहीं हूं भाई, मुझे तो 10% का टैक्स कट कर आएगा 10,000। इसका मतलब जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा मेरी पेमेंट में से वो 10,000 रुपए होगा, तो बचेगा 1,18,000 का मुझे क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। 1,18,000 का मुझे चेक मिलेगा, बाकी 10,000 का टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 28,000 अलग है। ठीक है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बेटे जो 30,000 रुपए की लिमिट है, where there is no threshold limit, but there is no threshold limit prescribed in case of remuneration etc paid to director which is not in nature of salary। यहाँ किस रेमुनेशन, यहाँ सिटिंग फी की। तो डायरेक्टर को जो कंपनी सिटिंग फी दे रही है, डायरेक्टर को जो कंपनी सिटिंग फी दे रही है, अगर वो 5,000 है उस पर भी 10% टीडीएस है, 50 है तब भी वहां 30,000 की लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो उसका टीडीएस तो 192 में कवर होगा, और डायरेक्टर को जो सिटिंग फी मिल रही है उसका जो टीडीएस है वो 194 जे में कवर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक पॉइंट क्या था, सेम जो 194 सी में क्या था कि अगर पैसा देने वाला इंडिविजुअल है मगर पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा है, ठीक है, इन दैट केस उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। डन, चलो यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अभी 2 सेक्शन मैंने आपके छोड़े हुए हैं, 194 आईबी एंड आईसी। ठीक है, कुछ शायद उसमें मुझे करेक्शन नजर आ रही है, हो सकता है ना हो, बट थोड़ा सा मुझे और लगा था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए सेक्शंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।